Hey, once again, I'm with you with आर्म्स एक्ट. सो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आर्म्स एक्ट की हैंड रिटन नोट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हम बैरक रीडिंग भी करने वाले हैं. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 के साथ. चैप्टर 1 की वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने डेफिनेशन क्लॉज कम्प्लीटली डिस्कस किया है विथ हैंडमेड नोट्स. ठीक है, अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि बात करता है लाइसेंस for acquisition, possession, manufacturing, sale, import, export, transport और भी अदर एक्टिविटीज़ जो भी आर्म्स और एम्यूनेशन के साथ आप करते हैं उसके रिगार्डिंग लाइसेंस की बात करता है ये. ओके, तो सेक्शन नंबर 3 की बात करते हैं. तो इसमें कितने क्लॉजेज अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3, 4. सो बेसिकली देयर आर 4 क्लोजेस. ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अभी जो आपने अगर आरजेएस का पहले जो जेलो का पेपर हुआ था, अगर आपने वो पेपर दिया हो तो उसमें सेक्शन नंबर 125 सीआरपीसी में से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें कितने क्लॉजेज हैं, कितने सारे प्रोविजोज हैं, उनके रिगार्डिंग भी आजकल क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो वी नेवर नो आरपीएससी क्या पूछ सकता है, राइट. सो फर्स्टली हम डील करने वाले पहले बैरक की लैंग्वेज के साथ. बेसिकली ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका डील करता है लाइसेंस के प्रोविजंस के साथ कि किस किस चीज़ के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा. ठीक है, उसके बारे में आपको बताएगा. अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो क्या कंडीशन है और कब कौन कौन सी कंडीशंस में लाइसेंस के बिना भी आप अपने साथ आर्म और अनमरेशंस, फायर आर्म्स ये सब कैरी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजीशन. तो बेसिकली सेक्शन 3 किसके लिए डील कर रहा है? एक्विजिशन और पोजीशन के लाइसेंस के लिए. ठीक है, no person shall acquire, have in his possession or carry any firearms. ठीक है, कोई भी पर्सन एक्वायर नहीं करेगा और पोजीशन नहीं लेगा किसका? फायर आर्म का, और कैरी भी नहीं करेगा फायर आर्म और एनमरेशन को, जब तक कि अनलेस he holds in this behalf a license issued in accordance with the provision of this act and rules. So basically कहना क्या चाह रहा है कि बिना लाइसेंस के आप फायर आर्म्स और एनमरेशन को ना तो आप कैरी करेंगे, ना आप उसका पोजीशन रखेंगे, ना आप उसको एक्वायर करेंगे. पोजीशन यानी आपने अपने पास रख रखा है उसे. ठीक है, कैरी करना यानी कहीं पे ले जा रहे हैं आप उसको लेके. फॉर एग्जाम्पल हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी जेब में एक पिस्टल लेके जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है. ठीक है, फर्स्ट सिंपल लैंग्वेज जनरल रूल पे की बात करता है. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये कौन सा पार्ट है? प्रोविजो का पार्ट है. ओके, प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस कैरी एनी फायर आर्म और एम्ब्रेशन इन द प्रेजेंस. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट लाइन इसकी बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आप विदाउट होल्डिंग अ लाइसेंस भी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या कह रहा है? अ पर्सन में विदाउट हिमसेल्फ होल्डिंग अ लाइसेंस, उसके पास खुद के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो फायर आर्म को कैरी कर सकता है. फर्स्ट रूल का थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी आपको दिखेगा. ये प्रोविजन क्या कहना चाह रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली एक प्रोवाइडेड क्लॉजेज है, तो आगे जो जनरल रूल होता है उसका एक्सेप्शन होता है प्रोविजो में. कब कर सकता है? विदाउट लाइसेंस कैरी इन प्रेजेंस अंडर रिटर्न अथॉरिटी. बेसिकली या तो आप प्रेजेंस में रखिए या किस रिटर्न अथॉरिटी जो लाइसेंस का होल्डर है उसकी रिटर्न अथॉरिटी आप लीजिए. ये कहना चाह रहा है, या तो आप प्रेजेंस में रहिए, लाइसेंस होल्डर के प्रेजेंस में आपके पास वो है चीज़ है आपकी जेब में. फॉर एग्जांपल मैं एक लाइसेंस होल्डर हूँ, मैंने आपको अपनी पिस्टल देखने के लिए दी और आपके साथ आपने उसको देख रहे हैं, कार में ले जा रहे हैं आप भी और मेरे साथ बैठे हैं आप भी, तो आपने उसको कैरी कर रखा है करेंटली, राइट. आपके पास लाइसेंस नहीं बट मेरे पास लाइसेंस है, दैट इज लाइक ओके थिंग. ठीक है, या फिर आपके पास और रिटर्न अथॉरिटी. कैसी अथॉरिटी होनी चाहिए? रिटर्न होनी चाहिए. आपके पास जो अथॉरिटी है वो कौन सी होनी चाहिए? रिटर्न अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए. और ये अथॉरिटी किसके लिए दी गई है? तीन चीज़ों के लिए.
for repair, for renewal of license and for use. ठीक है, ये 3 रीजन है आपके। अब इसको आप सिंपल लैंग्वेज में नोट्स के थ्रू पढ़िए। फर्स्ट जनरल रूल क्या हो गया, नो पर्सन शेल एक्वायर और पोजेस और कैरी फायर आर्म्स, फायर आर्म्स एंड एम्यूनेशन। ठीक है, अब प्रोविजो कैरी कब कर सकते हैं, विदाउट लाइसेंस भी, इन प्रेजेंस एंड रिटर्न अथॉरिटी। ये दो चीज़ें कंडीशन हो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, या तो लाइसेंस होल्डर की प्रेजेंस हो या रिटर्न अथॉरिटी हो। प्लस पर्पस क्या है उसको कैरी करने का, या तो आपने रिपेयर करने के लिए उसको कैरी करा है या फिर उसका लाइसेंस का रिन्यूअल करने के लिए आपके पास है वो चीज़। क्योंकि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लाइसेंस होल्डर को, अब जब उसका लाइसेंस एक्सपायर होता है तो लाइसेंस होल्डर को जनरली डीलर को देनी पड़ती है ये चीज़ें, या फिर ना अगर वो आर्मी मेंबर है तो यूनिट आर्मरी में उसको सबमिट कराना रहेगा, या फिर ऑफिसर इंचार्ज को सबमिट कराना रहता है। ये सिस्टम रहता है इसमें। तो 3 यूजेज हैं, फॉर रिपेयर, फॉर यूज़ और फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। इन 3 कारणों की वजह से आप विदाउट लाइसेंस वाले बंदे को भी अपनी फायर आर्म्स दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। सेकंड सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1। सो जो सब सेक्शन 1 कह रहा है उसके अलावा सब कुछ नॉट विथ स्टैंडिंग है ना, ये आपका इंटरप्रिटेशन का रूल होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज है ये आपका। ठीक है, नॉट ऑब्स्टेन क्लॉज होता है जिसमें कि मतलब उसका जो प्रीवियस वाले सेक्शन है उसका इफेक्ट नहीं होगा। प्लस नो पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 3। जो भी सबसेक्शन 3 में रेफर है उनके अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा। नो पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन। चलिए सबसेक्शन 3 में कौन सा पर्सन रेफर किया है देखते हैं। नथिंग कंटेन शैल अप्लाई टू द डीलर्स। ठीक है, ये बोल रहा है, ये और अलग ही नई कहानी है कि जो भी सब सेक्शन 2 में दिया गया है, नथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 2 शेल अप्लाई। जो चीज़ सब सेक्शन 2 में नहीं दी गई है, नथिंग कंटेन शेल अप्लाई टू एनी डीलर, उस डीलर पे उन पे अप्लाई हो जाएगी वो चीज़ें। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, इसको 3 पार्ट्स में आप डायरेक्टली ये वाला जो पोर्शन है इसको एक बार ओमिट कर दीजिए, काट दो इस चीज़ को एक बार, है ना। डायरेक्ट यहाँ से पढ़ो, नो पर्सन शेल एक्वायर, have in his possession or carry at any time more than 2 firearms। बेसिकली ये क्या कह रहा है कि आप 2 से ज़्यादा फायर आर्म नहीं रख सकते हो। जनरल लैंग्वेज में ये समझो आप, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव प्री का पेपर देने वाले हो तो ये नंबर्स पूछने वाले हैं कि पर्सन कैन कैरी हाउ मैनी फायर आर्म्स, 2, 3, 1, 5। तो राइट आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, सो नो पर्सन शैल एक्वायर इन हिज पोजीशन और कैरी एट एनी टाइम मोर देन 2 फायर आर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोविजो पे। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट हु हैज इन हिज पोजीशन मोर देन 3 एट द कमेंसमेंट ऑफ आर्म्स एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1983 25 ऑफ 1983 में रिटेन विथ हिम एनी ऑफ 3 90 days फ्रॉम सच कमेंसमेंट। बेसिकली क्या बोल रहा है, जो 1983 के अमेंडमेंट की बात कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि अगर जैसे पहले के टाइम में लोगों के पास तलवारें हुआ करती थी, राइट, काफ़ी सारे वेपन्स हुआ करते थे अलग अलग तरीके के, तो आप उसको डिपॉजिट करा दीजिए। 1983 के अमेंडमेंट के हिसाब से अपन सिर्फ कितना रख सकते थे, 3 ही रख सकते थे, बट अब तो 2 ही रख सकते हैं 2019 के अमेंडमेंट के बाद। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास, जनरल लैंग्वेज में समझिए, अगर आपके पास 3 से ज़्यादा हैं, ये एक्ट के जो अमेंडमेंट एक्ट इसके कमेंसमेंट से पहले आपके पास 3 से ज़्यादा फायर आर्म्स हैं, तो आप अपने साथ 3 कोई भी रखिए और बाकी जो है वो आप डिपॉजिट करा दीजिए, शेल डिपॉजिट एंड शेल डिपॉजिट within 90 days from the commencement of such amendment act।
तो रिमेनिंग फायर आर्म्स विद द ऑफिसर, अब इसमें क्या पूछ सकते, मतलब विद इन 90 डेज, जब से एक्ट का कमेंसमेंट होगा, अमेंडमेंट एक्ट जब से अप्लाई होगा उसके बाद से 90 डेज तक, 3 मंथ्स तक देखेंगे। ये आपको विद इन 3 मंथ्स ये कम्प्लीटली सबमिट करवा देना है। वैसे आप डेज में ही पढ़िए, क्योंकि अगर यहाँ पे 90 डेज मेंशन तो ऑप्शन भी डेज में ही आएगा, पर हाँ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं याद कराने के लिए 3 मंथ्स बोल रही हूँ आपको। तो 90 डेज में आप सबमिट करा दीजिएगा। 1983 का तो चांसेस बहुत कम है कि ये पूछा जाए, ठीक है। ओके, द रिमेनिंग फायर आर्म्स विद द ऑफिसर इंचार्ज, किसको सबमिट कराएंगे ये पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है जिसको सबमिट करा सकते हैं, ऑफिसर इंचार्ज को, ठीक है। और सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 1 ऑफ द 21, ये अलग ही है ये चीज़ कि आपको सब सेक्शन 1 ऑफ 21 पे जाना पड़ेगा। बेसिकली जो सेक्शन 21 है ये तब कंडीशंस की बात करता है जब आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाता है, रिवोक हो जाता है, बेसिकली सीज टू बी लॉफुल हो जाता है ना, लॉफुल नहीं रहता, ये उन कंडीशंस की बात करता है। तब उसमें विद द लाइसेंस डीलर, तो आप किसको सबमिट कराएंगे, लाइसेंस डीलर को सबमिट कराएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वेयर सच पर्सन इज, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई पर्सन आर्मी में है, आर्म फोर्स में है, तो वहाँ वो कहाँ सबमिट करवाएगा, यूनिट आर्मरी में सबमिट करवाएगा। ओके, तो हम अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा थी 1983 से पहले कोई भी वेपन या कोई भी चीज़, तो हम कहाँ सबमिट कराते, ऑफिसर इंचार्ज को सबमिट कराते, या फिर डीलर को सबमिट कराते, या फिर हम अगर आर्मी में है तो यूनिट आर्मरी को सबमिट कराते हैं। सेम चीज़ आपको नेक्स्ट वाले अमेंडमेंट में भी दिखेगी। प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन हु हैज़ इन हिज पोजेशन मोर फायर आर्म्स देन 2, तो ये जो 2 वाला कॉन्सेप्ट है ना, अभी अपन ने पढ़ा था, वो आपको 2019 से ही दिख रहा है, ओके, उससे पहले नहीं था, ठीक है। सो बेसिकली जो आपके पास 2 से ज़्यादा आर्म्स होते हैं तो आप क्या करेंगे, बाकी 2 ही रिटेन रखेंगे, अपने पास रखेंगे। मे रिटेन विथ हिम एनी 2, कोई भी 2 फायर आर्म अपने पास रखेंगे, और बाकी कहाँ पे डिपॉजिट कराएंगे, या तो ऑफिसर इंचार्ज को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के, या फिर लाइसेंस डीलर को, या फिर यूनिट आर्मरी में सबमिट कराएंगे, ठीक है। ये इसका सिंपल चीज़ है। टू दैट सब सेक्शन आफ्टर विच इट शेल बी डी लाइसेंस्ड, ठीक है। ये जब डी लाइसेंस हो जाती है तो विद इन 90 डेज आपको कराना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ और सेट 1 ईयर, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर वाइल ग्रांटिंग आर्म्स लाइसेंस ऑन इनहेरिटेंस और हेयरलूम बेसिस द लिमिट टू फायर शेल नॉट बी एक्सीडेड। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फादर का लाइसेंस था, उनके फादर की डेथ हो गई, तो अब इसके हेयर के हिसाब से वो लाइसेंस को इनहेरिट कर रहा है, या फिर हेयर लूम के बेसिस पे आगे उसका रिन्यूअल कर रहे हैं, तो भी वो 2 से ज़्यादा नहीं रख पाएगा, क्योंकि अलाउड कितना है, सिर्फ 2 ही अलाउड है। ये लाइन कहना चाह रहा है, बेसिकली सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, सो इट विल बी ईजी फॉर यू, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 3 पे। नथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 2 शेल अप्लाई टू एनी डीलर इन फायर आर्म्स और मैनी मेंबर ऑफ राइफल क्लब। क्योंकि क्यों इस पर डील अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, 2 ही रख सकते हो। अगर कोई भी इंसान जो डीलर है फायर आर्म्स का, या फिर राइफल क्लब में मेंबर मतलब है, राइफल क्लब में मेंबर है, या फिर आप राइफल एसोसिएशन में लाइसेंस और रिकॉग्नाइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो सिर्फ 2 रखने से क्या हो जाएगा, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 21 है उसका सब क्लॉज 2 से लेकर 6 तक अप्लाई हो जाएगा ऑन सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 डिपॉजिटेड आर्म्स पे। जो ये सब क्लॉज 2 था जिसमें डिपॉजिट करने की बात कर रहा था ना, बाकी को आप डिपॉजिट कर दीजिए और ये सब, तो जो सेक्शन नंबर 21 के क्लॉज 2 और 6 है वो अप्लाई हो जाएंगे इन पे। जब हम सेक्शन 21 पढ़ेंगे तब इसको रेफर कर लेंगे आगे, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट।
अब चलते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। जैसे कि वो जो पहले वाला सेक्शन था वो किसकी बात कर रहा था, एक्विजिशन, पोजीशन और कैरी करने को, फायर आर्म्स या फिर एमुनेशन को। ये किसकी बात करता है, लाइसेंस फॉर एक्विजिशन, पोजीशन, आर्म्स ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन इन सर्टन केसेस। ठीक है, बेसिकली कैसी आर्म्स है, सर्टन डिस्क्रिप्शन की आर्म्स है और सर्टन केसेस में ही आपका लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ये कहना चाह रहा है। चलिए हैंड नोट से पढ़ते हैं। इसमें अथॉरिटी कौन होने वाली है, लाइसेंस देने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट। रीज़न क्या होगा, नेसेसरी और एक्सपीडिट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज़रूरी है, एक्सपीडिट है कि हम लाइसेंस के प्रोविज़न को अप्लाई करें वहाँ पे, इसीलिए। और कैसे अप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आएगी कि हाँ इस वेपन के लिए हम कह सकते हैं कि आप इसका लाइसेंस रखिए, अदरवाइज इसको नहीं रख सकते, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो कैसे इसको अप्लाई करेगी, बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट फॉर लाइसेंस ऑफ आर्म्स, किसके लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है आर्म्स के लाइसेंस लेने के लिए। ठीक है, नो पर्सन शेल एक्वायर एंड हैव इन हिज पोजेशन